हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोगों की तैयारी एसएससी फार्मासिस्ट की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे टीम और हम आपके लिए लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा बूस्ट मिल सके, आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इसी हिसाब से आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जो कि आपका इकोनॉमिक्स से रहने वाला है। जीएस सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमी से कई बार एसएससी फार्मासिस्ट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम एमसीक्यूज़ की वो सीरीज़ और वो क्वेश्चंस को लेके आते हैं जहाँ से आप उन कॉन्सेप्ट के साथ साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आता है, जिससे आप सॉल्यूशंस आसानी से निकाल सकते हैं। और सिर्फ सवाल नहीं समझना है, उसके अलावा ऑप्शंस को भी समझना है ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि अगर हम सिर्फ मात्रात्मक चीज़ें देखें तो मात्रात्मक चीज़ों के हिसाब से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है फॉर द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था का विशुद्ध रूप से मात्रात्मक मापक है। क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसीडर किया जाता है। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स आपका सस्टेनेबल ग्रोथ और कहा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में आर्थिक विकास दर जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच है, कंटिन्यूस अप्रोच है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, उसके लिए कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव अप्रोच की, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच कहने का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी कंट्री की एनुअल ग्रोथ कितनी हुई है इन द नंबर, इन द क्वांटिटी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्वांटिटी मेजर है ये आपका आर्थिक समृद्धि कितनी हुई है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ आर्थिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि, या फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से इसका पता लगाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन या आय जैसे जीडीपी को मापती है, ये विशुद्ध रूप से मात्रात्मक है, इसमें जीवन का स्तर आकलन नहीं होता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो ये कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर इतना है कि किसी देश ने अपने नंबर्स में, अपनी क्वांटिटी में कितनी ग्रोथ की है, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन उस देश के अंदर एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसी है, बाकी सारे फैक्टर्स कैसे हैं, उसको देखने के लिए एक टर्म जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। इसका वहाँ से हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देखने को हमें मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। और बाकी जो इंडेक्स हम देख रहे थे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच इंडेक्स इज प्राइमरली यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कंसीडर एज द मेजरमेंट टूल, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता करते हैं। लेकिन अगर किसी देश की आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो ये भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर में आएगा। और नेशनल इनकम, किसी देश की राष्ट्रीय आय, कम्स अंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब इतना है कि ह्यूमंस की लाइफ, उनकी स्किल्स, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में आता है या फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर में आता है। ठीक। मानव विकास सूचकांक वास्तविक आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मापता है, जैसे कि आपका, और इसको रिलीज करता है आपका UNDP। ठीक है, जो आपका UN का वो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको ये हर साल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम टू रिफ्लेक्ट रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलनेस टू द ह्यूमन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। सतत विकास की अवधारणा को आधिकारिक तौर पर किस रिपोर्ट में औपचारिक रूप में दिया गया है, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द ऑफिशियल फॉर्मुलाइज इन विच रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसके ऊपर आज ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो भी फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर
आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उसमें आप दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। पहला है कि जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की जा रही है उसमें नेचर को कंजर्व किया जा सके, नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो संसाधन हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि उनकी जो यूज़ है, यानी कि हमारी जो यूज़ है संसाधन से रिलेटेड, उनकी भी आपूर्ति हो सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उनको बचा के रख सकें। यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन, देखिए पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमें उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो भी उनके लिए रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के बारे में पहली बार 1987 में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई, 1987 में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी जिसको हम ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और उसका एक टर्म था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा फ्यूचर। तो उस रिपोर्ट में पहली बार ये टर्म कॉइन किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, द ब्रुटलैंड Commission established by the UN in 1987 published a report titled Our Common Future, which officially defined sustainable development to the global community। यानी कि सारी की सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, उनका आवर कॉम, हमारा एक साझा भविष्य है। तो इसको बहुत अच्छे से ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में बताया गया था और वहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ग्लोबली प्रेजेंट किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन डिफाइंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जिसमें हमारे जो संसाधन हैं, यानी कि हमारी जो मांगे हैं, उनको तो पूरा किया जा सके, साथ ही साथ हम फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसा डेवलपमेंट आपका क्या कहलाता है? सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सतत विकास सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन बने रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर दैट वी यूज रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड्स, फॉरेस्ट वाइजली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो हैव द इनफ रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव। क्लियर है यहाँ तक? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक बेस्ट डेवलपमेंट माना जाता है, जो कि फ्यूचर जनरेशन साथ ही साथ हमारे नेचर्स को भी क्या करता है? कंजर्व करके रखता है, नेचर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगला सवाल, सभी बैंक खाते और सस्ते ऋण पहुंच प्रदान करना किस मुख्य स्तंभ है? यानी कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बैंक अकाउंट, चीप लोन्स टू एवरीवन इज द कोर पिलर ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, हॉट मनी आपकी वो मनी होती है जिसके अंदर पलायन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, यानी कि वो एक जगह पर ना रुक के दूसरी कंट्री के अंदर जल्दी चली जाती है। पलायन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, यानी कि शेयर मार्केट में दिया गया पैसा अगर वहाँ पर कम हो रहा है तो वहाँ से लोग क्या कर लेंगे? उसको बाहर निकाल लेंगे। अगर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है? आपकी नेचर और चीज़ों को, फ्यूचर जनरेशन को देख के किया जाता है। इसके अलावा ग्रेहम्स लॉ कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बैड मनी होती है, यानी कि बुरी मुद्रा जो होती है, वो क्या करती है? अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यानी कि गुड मनी को आउट कर देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमने थ्योरी क्लास में कवर किया गया है। जैसे कि अगर आपके पास पुराना नोट पड़ा और आपके पास एक नया 10 रुपए का नोट है, तो आप क्या करेंगे? पुराने नोट को जल्दी खर्च करेंगे, 10 रुपए के नोट को आप अपने पास रखेंगे। तो जो बुरी मुद्रा है, यानी कि इसको हम ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि अगर ब्लैक मनी मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होती है कंपेरिजन टू द व्हाइट मनी, ऐसे ही पुराना जो बेकार मनी है, डिस्टॉर्टेड मनी है, वो मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होगा कंपेरिजन टू द न्यू वन। क्लियर है? लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आपका, वो क्या तय करता है कि बैंक के साथ साथ लोगों को जोड़ा जाए, उनको सस्ती चीज़ें दिलाई जाएं या सस्ते लोन उनको प्रोवाइड किए जा सकें। और इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो सबसे वीकर सेक्शन के लोग हैं, सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। इसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी बोलते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ वो कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर कोई भी पॉलिसी किसी भी इकोनॉमी में लॉन्च की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए लॉन्च करी जा रही है, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए लॉन्च करी जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी सेक्शन को होना चाहिए, इसका इंक्लूजन होना चाहिए, वो आपका वीकर सेक्शन होना चाहिए, यानी कि सबसे कमज़ोर तबके के व्यक्ति तक वो सारी की सारी फैसिलिटीज़, वो सारी की सारी चीज़ें पहुँच पा रही हैं, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है। इसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। वो इसका एक प्रिंसिपल है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एग्जांपल, पीएम जनधन योजना is a crucial pillar of inclusive growth. It ensures the poorest actively participate in the economy, preventing exploitation.
हिंदी में अगर हम कहें, वित्तीय समावेशन समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो ये सुनिश्चित करता है कि सबसे गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सके, यानी कि सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके लिए पीएम जनधन योजना का एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई गई, जिससे कम सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सकता है सबसे कमजोर व्यक्ति को भी। क्लियर है? अगला सवाल, वस्तु विनिमय प्रणाली, या अगर हम कहें प्राथमिक और सबसे बड़ा दोष क्या था। जैसे कि हमने मनी वाले लेक्चर में देखा था कि आप जो आज के टाइम पर करेंसी देखते हैं, वो करेंसी आज से बहुत साल पहले ऐसी करेंसी नहीं हुआ करती थी। आज जो हम नोट देखते हैं, जो कॉइन देखते हैं, यानी कि जो आपका जो कैश वाला मनी है, वो ऐसी नहीं थी। तो पहले चलता था आपका वार्टर सिस्टम। तो वार्टर सिस्टम क्या था, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते हैं। अगर मेरे को किसी से पेन चाहिए तो मैं इस पेन के बदले उससे क्या ले सकता हूँ, नोटबुक ले सकता हूँ। उस व्यक्ति को पेन चाहिए तो मैं उसे ये पेन दे दूंगा, वो मुझे नोटबुक दे देगा। यानी कि गुड्स का एक्सचेंज होता था आपस में। और लेकिन इसके बहुत सारे फ्लॉज थे। उसी फ्लॉज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्राथमिक सबसे बड़ा दोष क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फाटल लॉ ऑफ द वार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर ये दिक्कत थी कि जिस व्यक्ति से मुझे बुक चाहिए, क्या उस व्यक्ति को वाकई में पेन चाहिए। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड, यानी कि अगर मैं जा रहा हूँ मार्केट में टमाटर लेके और मुझे उसके एवज में आलू चाहिए, तो लेकिन आलू वाला व्यक्ति टमाटर नहीं चाहता है, उसको कुछ और चीज़ें चाहिए, तो हमारे बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम थी कि टमाटर के बदले में अगर किसी को गाय खरीदनी है तो गाय की कीमत टमाटर के एवज में कैसे लगाई जाए। और दूसरी बात है, अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत सारे टमाटो दे भी दिए तो क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो ये सारे फ्लॉज थे जिसकी वजह से क्या है, जो वार्टर सिस्टम था वो फेल किया। इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज देखे गए। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है और व्यापार को असंभव बना देता है। यानी कि द वार्टर सिस्टम स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, फाइंडिंग समवन हु वांट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव। यानी कि जरूरी ये ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उस व्यक्ति को चाहिए, और उससे आपको जो चाहिए वो पर्टिकुलर चीज़ मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। एग्जैक्टली व्हाट यू वांट विच इज़ एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट। इसी वजह से वार्टर सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। अगला सवाल, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य का है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक थ्योरी विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि मुद्रा का बेसिक फंक्शन है क्या, मनी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अपने लेक्चर्स में हमने थ्योरी लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसे आप पैसा कहते हैं, उस मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो मैंने उसमें बताया था कि एनीथिंग कैन बी मनी। उसके लिए दो पैरामीटर चाहिए। दो पैरामीटर पता है क्या है? पहला पैरामीटर है ट्रस्ट और दूसरा पैरामीटर है एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ इस पेन के बदले में आप कहीं पर इस पेन को लेके चले जाइए और इस पेन के बदले में आप कार ले सकते हैं। बहुत सारे पेन आपने लिए और बदले में उस व्यक्ति ने आपको कार दे दी। इस पेन का एक्सेप्टेंस रेट, यानी कि सोसाइटी अगर इसको एक्सेप्ट करती है, किसी कंट्री ने पेन को एज अ मीडियम बना लिया, मीडियम एक्सचेंज बना लिया है, यानी कि अब पेन एक मनी बन जाएगा। तो एनीथिंग कैन बी मनी, एनीथिंग कैन बी मनी। बस उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, वो हैं आपके ट्रस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ ये है, और इसकी वजह से क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो अगर हम मुद्रा को माने तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है एक चीज़ से, और इसी की वजह से आप चीज़ों की कीमत लगा पाते हैं, वैल्यू डिफाइन कर पाते हैं। आप अगर इस पेन की एक कीमत है तो उसको मुद्रा से ही डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इसको डिफाइन करने की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये मुद्रा की डेफिनेशन मानी जाती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और मूल्य का मापक भी है, यानी कि किसी वस्तु की कितनी कीमत है ये भी हम किससे पता लगाते हैं, ये हम पता लगाते हैं मुद्रा या मनी से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अगला सवाल हम देखें, व्हाट इज द हिस्टोरिकल आहत कॉइन्स ऑफ द इंडिया बिलोंग टू विच स्टेज ऑफ द मनी एवोल्यूशन। यानी कि भारत के ऐतिहासिक आहत सिक्के मुद्रा विकास के किस चरण से संबंधित हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि वार्टर सिस्टम था, वार्टर सिस्टम के बाद में आपका कमोडिटी मनी आया,
ये कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनका मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी। जैसे अगर हम राइस और वीट की बात करें तो राइस और वीट की अपने आप में एक कीमत है और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो एज अ कमोडिटी मनी बनाई गई। उसके बाद में क्या है, देखिए इनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, तो मेटेलिक मनी बनाई गई, यानी कि कुछ कॉइन्स के बेसिस पर क्या बनाया गया, मेटेलिक मनी बनाएगी, जिनको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का दर्जा दिया गया, उनको हम धात्विक मुद्रा कहते थे। फिर मेटल ऑफ मनी के बाद में क्या है, मेटल को लार्ज अगर अमाउंट में किसी को पैसा देना है तो वो सिस्टम हो नहीं पाता था, तो फिर प्रिंट करेंगे कागज के प्रिंट, कागजी मुद्रा, जो कि आपके ट्रस्ट के बेसिस पर, या इनको हम फिएट मनी भी कहते हैं, वो चली गई। फिर तुम्हारे कागज की मुद्रा से क्या हुआ, उनको भी कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो वर्चुअल मनी बनाए गए, आभासी मुद्रा जिसको हम कहते हैं, डिजिटल करेंसी क्रिएट करी गई, जो आज के टाइम पे सबसे फेमस करेंसी है। इसके बाद में आपके क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी इसी के अंडर में आती हैं। तो आहत कॉइन्स क्या थे, आपके मेटेलिक मुद्रा थे, जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह डिनोट किए गए थे। यानी कि आहत यानी कि पंच्ड कॉइन रिप्रेजेंट द मेटेलिक मनी स्टेज, दे वर एंशिएंट इंडियन मेटल कॉइन्स स्टैम्पेड विद रॉयल सील्स। यानी कि जो राजशाही या जब मोनार्की सिस्टम था तो वहाँ पर जितने भी राजाओं और उन सब के जो चीज़ें चलती थी, तो वो क्या करते थे, अपने मेटल्स के कॉइन बनाते थे और उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी का दर्जा देते थे। अब इसमें एक चीज़ और थी कि ये फुल बॉडी मनी थे, यानी कि सीधी बात में अगर तौर पे कहें, आहत सिक्के प्रारंभिक धात्विक मुद्रा थे जिन पर शाही मुहर होती थी और जो वजन और शुद्धता की गारंटी देती थी। यानी कि अगर सोने के 10 सिक्के किसी ने दिए तो उन सोने के 10 सिक्के का जो मोल है, जो भाव है, वो उसके एक्चुअल वेट पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उसके खुद के अंदर की वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू जितनी है उतनी ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे आहत सिक्के की कैटेगरी की थी। अकॉर्डिंग टू द ग्रेशम्स लॉ व्हाट हैपन्स इन एन इकोनॉमी, ग्रेशम के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्रेशम नियम काम करता है कि जब कोई बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से यानी सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, यानी कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसको सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया था कि अगर आपके पास ओल्ड 10 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ हैं, और आपके पास एक न्यू 10 रुपीज़ का नोट है, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, या ज़्यादा आपका ये अफिनिटी रहेगी कि उसको दे दें। आप उसको जल्द अपने पास 10 रुपये का नया नोट रख लेंगे, तो अब ये जो 10 रुपये का नोट किसी और व्यक्ति के पास जाएगा तो वो भी क्या करेगा, एक्सचेंज में उसके उसी नोट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यानी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ऐसे ही जो आपकी ब्लैक मनी है, जो कि काला धन बोला जाता है, टैक्सेस को बिना चुकाए अपने पास रखा गया हुआ वो इलीगल मनी, वो क्या करेगा, आपका ज़्यादा लैंड खरीदने में, चीज़ें खरीदने में, जिससे क्या है उसका एक्सचेंज किया जा सके। और जबकि वाइट मनी को लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये ग्रेशम्स का एक नियम था जो मनी के ऊपर लागू होता है। लोग अच्छी मुद्रा जमा करते हैं और बुरी मुद्रा खर्च करते हैं, जिससे बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेशम्स लॉ। मनी दैट रन्स प्योरली ऑन गवर्नमेंट गारंटी हैज जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। वह मुद्रा जो पूर्णतः सरकारी गारंटी पर चलती है, जिसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, वह कहलाती है। आपको लगता है कि आरबीआई हमारे इंडिया के अंदर जो नोट प्रिंट करता है, जो नोट छापता है, तो क्या वो सोने के एवज में छापता है? जो नोट छापता है, यानी कि आपको ये लगता है कि जितना हमारे पास सोना है और उस सोने की वैल्यू जितनी है, उस वैल्यू के नोट्स हम अपने इंडिया के अंदर छाप सकते हैं। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो आपका ये जो मनी है, इस मनी को वैसे बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन फिएट मनी होती क्या है? फिएट मनी आपकी गवर्नमेंट की गारंटी पे चलती है। जैसे कि आपने नोट के पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने की वादा करता हूँ या अदा करने का वचन देता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बस क्या कर रखा है, आपको बोल रखा है कि भैया आप ये पैसों को खर्च कर सकते हैं मेरे इस वादे पर, मेरे इस ट्रस्ट पर। तो इस ट्रस्ट पर ही क्या है, अनलिमिटेड आपकी मनी चल रही है पूरी मार्केट के अंदर, और यही आप गवर्नमेंट की फिएट मनी कहलाती है, फिएट मुद्रा कहलाती है। जबकि इस पर्टिकुलर जो कागज़ है आपका 500 रुपये का, उसकी एक्चुअल कीमत 10 रुपये भी नहीं होगी। बस उसके ऊपर जड़ी गई मोहर और उसके ऊपर दिया गया प्रिंट, उसके ऊपर रिटन कोट
गारंटी वाला, वही आपका उस पर्टिकुलर पैसे की, उस मनी की कीमत है। उसी को हम फिएट मनी बोलते हैं। यानी कि फिएट मनी भौतिक सोना द्वारा समर्थित नहीं है, इसका मूल्य विशुद्ध रूप से सरकारी आदेश और जनता के भरोसे से आता है। यानी कि फिएट मनी लाइक अ मॉडर्न पेपर रुपीज और यूएस डॉलर इज नॉट अ backed by physical gold. The paper itself worthless, its value comes purely from the government and the decree of authority. यानी कि गवर्नमेंट की कैसे प्रॉमिस से आता है, वो आपकी फिएट मनी कहलाती है। अगला सवाल, फुल बॉडी मनी व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप? पूर्ण मुद्रा में गणितीय संबंध क्या है? तो देखिए, फुल बॉडी मनी जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, फुल बॉडी मनी आपकी होती क्या है? फुल बॉडी मनी हम उसे कहते हैं जिसकी फेस वैल्यू और एक सेकेंड, फेस वैल्यू और उसकी जो फेस वैल्यू इक्वल टू मेटल वैल्यू, उसकी जितनी फेस वैल्यू है, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही उसकी मेटल की वैल्यू है। इसे समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। यानी कि अगर आपके पास एक गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, इस गोल्ड के कॉइन की कीमत हम मान के चलते हैं 10,000 रुपये है, ठीक, और अगर इस गोल्ड के कॉइन के ऊपर 10,000 रुपये मेंशन है तो ये हो गई इसकी फेस वैल्यू। और इट सेल्फ गोल्ड को अगर आप उस फेस वैल्यू को मिटा दें, उसको मेल्ट करने के बाद भी गोल्ड को मार्केट में बेचें, तब भी उसकी कीमत कितनी रहेगी? 10,000 रहेगी। यानी कि गोल्ड के ऊपर गढ़ी गई मुद्रा, उसकी जो फेस वैल्यू है, अगर वो 10,000 है तो असलियत में गोल्ड की कीमत भी कितनी है? 10,000 है। तो उसकी फेस वैल्यू इक्वल्स टू मेटल वैल्यू नोन एज अ फुल बॉडी मनी। क्लियर है यहाँ तक? तो पूर्ण मुद्रा में अंकित मूल्य अंतर्निहित धातु मूल्य के बराबर होता है, जिसका सिक्का पिघलाने पर भी मूल्य समान रहता है। यानी कि इन अ फुल बॉडी मनी लाइक हिस्टोरिकल गोल्ड सिल्वर कॉइन्स द फेस वैल्यू इक्वल्स टू द इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू, मेल्टिंग द कॉइन यील्ड मेटल वर्थ ऑफ एग्जैक्ट सेम। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 1,000 के नोट को क्या करें, फाड़ दें, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है उसके बाद, लेकिन गोल्ड का अगर कोई कॉइन है, उसको पिघला लें, मोल्ड कर लें, कैसे भी कर लें, उसकी कीमत स्टिल उतनी ही रहेगी जितनी की उसकी फेस वैल्यू पर थी। क्लियर है? अगला सवाल, अत्यधिक अस्थिर मुद्रा जो त्वरित लाभ कमाने के लिए देशों में तेजी से घूमती है, किस रूप में जानी जाती है? जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, हॉट मनी। यानी कि हाईली वॉलेटाइल मनी दैट मूव्स क्विकली अक्रॉस द कंट्रीज टू मेक क्विक प्रॉफिट इज नोन एज। अब क्विक प्रॉफिट कैसी मनी होती है आपकी? वो मनी कहलाती है आपकी हॉट मनी, गर्म मुद्रा। ये हॉट, दूसरी हॉट है। क्लियर है यहाँ तक? हॉट मुद्रा क्या होती है? हॉट मनी। हॉट मनी एक ऐसी मुद्रा होती है, जैसे कि समझिए, हॉट मनी आपकी अल्पकालिक अत्यधिक स्थिर पूंजी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि विदेशी निवेशक जो तुरंत पैसा निकालते हैं या लगाते हैं, जैसे कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है तो बाहर से बहुत सारा पैसा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो कंपनी डूब रही है तो क्या करेंगे, वो उसको तुरंत वापस निकाल लेंगे, क्योंकि इट इज़ ओनली फॉर प्रॉफिट। यानी कि ऐसी मुद्रा जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर काम करती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है, तो वो कैसी मुद्रा कहलाती है? आपकी हॉट मनी। हॉट मनी रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म हाईली अनस्टेबल कैपिटल फ्लोज सच एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मूविंग मनी इंस्टेंटली बिटवीन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स टू मैक्सिमाइज क्विक प्रॉफिट्स। क्विक प्रॉफिट्स के लिए ये काम करती है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मृत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नई मुद्रा छापकर सीधे जनता को धन वितरित करना कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी डेड इकोनॉमी है जो कि आपकी आर्थिक मंदी के स्तर में जा चुकी है, उस मनी के अंदर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मुद्रा बांटती है पब्लिक में, टैक्स को कट कर देती है और मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पब्लिक में, ताकि क्या है, आर्थिक गतिविधि बढ़ सके इंडिया के मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जिससे क्या है, लोग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, चीज़ें खरीदें, बेचें। उस पर्टिकुलर मनी को क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर मनी को हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कंट्री की जो आर्थिक अर्थ स्थिति है उसमें गिरावट आ जाती है, यानी कि इकोनॉमी उसकी डेड होने लगती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, और इस आर्थिक मंदी की वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ एक्स्ट्रा पैसा छापकर मार्केट में देती है, जिससे क्या है, लोग नई नई चीज़ें खरीद पाएँ। टैक्स कट कर देती है, ऑफर्स देती है, चीज़ों को सस्ता कर देती है, जिससे क्या है, उसके मार्केट में हलचल हो और इकोनॉमी वापस से अपने क्या उसमें आ सके, ढर्रे पे आ सके, वापस से अपने चलन में आ सके। वो आपकी कहलाती है हेलीकॉप्टर मनी। Helicopter money is a massive monetary stimulus strategy where a government prize money and gives it directly to the public to boost the demand
हैवीली डिस्कस्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, जैसा कि आपने कोविड-19 के लॉकडाउन में देखा था। यह एक मौद्रिक प्रोत्साहन रणनीति है जहां सरकार मांग को बढ़ावा देने के लिए जनता के हाथों में क्या कर देती है, पैसा दे देती है, जिससे क्या है, देखिए ऐसे टाइम में जहां पर पूरे वर्ल्ड में मंदी छाई हुई है, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, सेविंग करने लगते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि पैसा बहुत मैटर करता है हर एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है, आर्थिक मंदी जैसी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कठोर मुद्रा कहा जाता है, हॉट यानी कि हार्ड मनी। हार्ड मनी का उदाहरण क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइम एग्जांपल ऑफ हार्ड मनी। हार्ड मनी का जैसे इंडिया, अगर हम हार्ड मनी को बेसिकली समझें, हार्ड मनी वो मनी होती है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। उस पर्टिकुलर मुद्रा को हम हार्ड या कठोर मुद्रा कहते हैं। अब ऐसी मुद्रा कौन सी है, जैसे समझिए यूएस का डॉलर, ग्लोबल एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। कुवैतियन दिनार, हम बात करें कुवैत का जो दिनार है, दिनार जो है कुवैत का, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुवैत के अंदर अगर आपको लोकल कच्चा तेल खरीदना है, पेट्रोलियम वहाँ पे आपको खरीदनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुवैतियन दिनार में ही ट्रेड करनी पड़ेगी। और जब आपको ट्रेड करनी पड़ेगी तो ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करके रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाए। ऐसे ही यूएस में, मतलब वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है यूएस डॉलर की। अब यूएस डॉलर की जब ज़रूरत आपको पड़ रही है तो यूएस डॉलर क्या करता है, अपने मनी पर कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से आज के 1 रुपए की कीमत, अब ऐसे अगर मैं दिनार की बात करूं तो दिनार के अंदर आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा इंडिया का 1 रुपया दिनार के 274 रुपये के बराबर है। 274 रुपये के बराबर है एक दिनार। एक दिनार की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिनार हमारे इंडियन करेंसी के 274 रुपये के बराबर है। तो ये क्या है, हार्ड मनी कहलाती है, जिसका क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत कम हो और ग्लोबल एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा हो। हार्ड मनी अत्यधिक विश्वसनीय, विश्व स्तर पर स्थिर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उच्च मांग वाली होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल बेसिकली, A currency with high supply but low global demand market making it sensitive to economic shock। उच्च आपूर्ति लेकिन कम वैश्विक मांग वाली मुद्रा जो आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे कई सारे मनी के टाइप दिए गए, तो आप समझिए। हार्ड मनी तो आपने देख लिया, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई बहुत कम है, हार्ड मनी कहलाती है, और एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। सॉफ्ट मनी क्या है, जिसकी सप्लाई बहुत कम ज़्यादा है और डिमांड ग्लोबली बहुत कम है, ठीक है, वो सॉफ्ट मनी कहलाती है। इसका ये एग्जांपल यही है। कोर मनी की हम बात करें तो वो बेसिकली किसी भी कंट्री की स्पेसिफिक मनी कहलाती है, जो कि उसको संभालने के लिए हम। हॉट मनी, हॉट मनी का एग्जांपल हमने अभी जस्ट देखा, जिसके अंदर एक्सचेंज, और एक्सचेंज तो कहें जिसके अंदर पलायन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रांसफ़र होती रहती है, ओनली फॉर प्रॉफिट पर काम करती है। सुलभ मुद्रा, यानी कि ऐसे समझिए इंडोनेशियन करेंसी की अगर हम बात करें तो इंडोनेशियन करेंसी सप्लाई में, और इंडोनेशिया के अंदर जो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपने भारत का 1 रुपया उन्हें दें तो हम उनसे बदले में 188 इंडोनेशियन रुपीज़ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट ले सकते हैं उनसे वापस। तो उनका जो मनी का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम वैल्यू मानी जाती है आपके इंडोनेशियन करेंसी के कंपैरिजन में। उसको हम सॉफ्ट मनी के नाम से जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, अ करेंसी विद हाई सप्लाई बट लो ग्लोबल डिमांड, जिसको हम सॉफ्ट मनी के नाम से जानते हैं, मेकिंग। सुलभ मुद्रा घरेलू स्तर पर आसानी से उपलब्ध है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसकी मांग बहुत कम है, जिससे अस्थिर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं इंडोनेशियन रुपीस, इंडोनेशियन रुपीस। अगला सवाल, सरकार द्वारा मुद्रा जारी करने होने वाले लाभ को क्या कहते हैं, यानी कि द प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन इट इशू करेंसी कैलकुलेटेड एज द फेस वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड। देखिए, जब अब ऐसे समझिए 500 रुपये का नोट छापने के लिए आरबीआई को कितना खर्चा आता होगा, मान के चलते हैं 10 रुपये का, 10 रुपये का खर्चा आता है, तो 10 रुपये का उसने खर्चा किया, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है उस नोट की, वो है आपकी 500 रुपये, माइनस 10 रुपये का खर्चा निकाला उन्होंने, और उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 490 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ। और 490 रुपये का जो प्रॉफिट होता है, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम सीनियोरेज बोलते हैं, ठीक।
तो सीनियोरेज मुद्रा के अंकित मूल्य और उसके उत्पादन की लागत के बीच का अंतर होता है। नोट का मूल्य जितना बड़ा होगा सीनियोरेज उतना ही अधिक होगा। अगला सवाल, भारत में 100 का नोट छापने का एकाधिकार जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, भारत में दो ऐसे लोग हैं, या जैसे कहा जाए 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, पैसे को छाप सकते हैं। पहला है आपका RBI, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये सिर्फ और सिर्फ कॉइन को क्या कर सकता है, बना सकता है। 1 रुपए का कॉइन हो गया, 2 रुपए का कॉइन हो गया, 5 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए का कॉइन हो गया, 20 रुपए का कॉइन हो गया। ये क्या कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना सकती है इस चीज़ को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोडक्शन कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार है RBI को, और RBI आपके जितने भी नोट हैं 10 से लेके आपके 500 तक के नोट कौन छाप सकता है, RBI छाप सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपए का नोट छापने की अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, भारत में 1 के नोट पर किसका अधिकार है? तो जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वित्त सचिव का, इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका रहता है वित्त सचिव। 1 रुपए का नोट वित्त सचिव छाप सकते हैं। भारत में सिक्के ढालने के लिए कौन अधिकृत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आधुनिक अर्थशास्त्र में CBDC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें जो हम बेसिकली बात करें, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे कि इंडिया की हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको ई रुपी बोलते हैं, ई-रुपीस। ठीक है, ये हमारे इंडिया की पहली डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, करेंसी है। और CBDC इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, ये इसके अंडर में आती है। CBDC is the official government-backed digital form of the nation. Fiat money, for example, India's e-rupee launched by the RBI represent a sovereign digital currency. CBDC किसी राष्ट्र की फिएट मुद्रा का आधिकारिक सरकार समर्पित डिजिटल रूप है। जैसे भारत के अंदर e-रुपया हमारा कंसिडर किया जाता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मनी। If a country top 10% hold 76 of nation's wealth, the economy urgently require, यानी किसी देश के सीड्स 10% लोगों के पास देश की 76% संपत्ति है, तो उस देश की इकोनॉमिक हालत सुधारने के लिए उस इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ऐसी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए वहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ, हमें समावेशी विकास करना चाहिए, ताकि सबसे से कम तबके के लोगों को क्या किया जा सके, एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड किया जा सके, या फिर उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? एक सेकंड, थोड़ा नेट गड़बड़ चल रहा है। तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इंक्लूसिव ग्रोथ आपको इंक्लूसिव ग्रोथ आपको एक्सेप्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी है? प्लास्टिक मनी जैसे कि हमने देखा था, पेपर और चेक बुक और डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कंसिडर एज द प्लास्टिक मनी। अगला सवाल, प्राचीन काल में विनिमय माध्यम के रूप में सीधे नमक, गेहूं या पशुधन का उपयोग करना क्या कहलाता था? ये आपका कैसा मनी था? ये कमोडिटी मनी था, जिनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा थी। ऐतिहासिक पूर्ण मुद्रा जैसे कि सोने के सिक्के क्यों विफल हो गई और इसके बदले में? क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे कि 1 रुपए के पहले सिक्का आता था, 1 रुपए का या 2 रुपए का जो सिक्का आता था, उसकी जो बॉडी वैल्यू थी, यानी कि उसकी जो मेटल वैल्यू थी, वो एक्चुअल वैल्यू यानी कि मेटल वैल्यू जो थी उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा थी। यहाँ पर ग्रेटर देन फेस वैल्यू हो गए थे। तो लोग क्या करते थे, उस 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के को क्या करते थे, पिघलाते थे और क्या करते थे, दूसरी जगह पर उसको बेच देते थे। तो पीपल मेल्ट करते थे कॉइन्स को और सेल कर देते थे मेटल फॉर द प्रॉफिट। इस वजह से क्या किया, गवर्नमेंट ने छोटे छोटे 1 और 2 रुपए के सिक्के छापना शुरू कर दिया। ग्रेसम के नियम के तहत इस स्थिति में चलन में कौन सा धन रहता है? आपका ब्लैक मनी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। इस सब की थ्योरी लेक्चर्स हमने अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप डिटेल में उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रेनडेस्क ईडीयू, फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।